जिसको ब्लड कैंसर बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, उसके अपने कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर कैंसर नहीं है तब भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये फैक्ट्री, ब्लड बनाने की फैक्ट्री या मैरो खत्म करता है काम करना। हमारे कुछ पॉकेट्स है जो ट्राइबल एरियाज है, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनमें है जम्मू कश्मीर की अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन। इनफैक्ट जम्मू में भी थोड़े हमसे ज़्यादा है, कश्मीर में तो कम है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर में ये बीमारी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। शादी से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप थैलेसीमिक कैरियर हो कि नहीं हो, और अगर आप कैरियर हो तो जब आप बच्चा प्लान करोगे आपको पहले ही पता होगा कि मेरा बच्चा थैलेसीमिक तो नहीं होने वाला है। सबसे अच्छा डोनर आपका भाई या बहन हो सकता है जो आपका मैच हो। फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट ब्रदर और सिस्टर। सिकमिस सोरा में है, अगर कोई वॉलंटरी ये स्टेम सेल्स देना चाहता हो, जिस तरह से हम ब्लड देते हैं नॉर्मली, बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक पेचीदा तरीक़ेकार है। 6 बरस कबल जम्मू कश्मीर के मरीज़ों को दिल्ली या मुल्क की दीगर रियासतों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा और GMC श्रीनगर में ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिस तरह से वादी कश्मीर में सरतान के केसेस में इजाफा होता है, वही थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और दीगर खून की बीमारियों के मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बोन मेरो असल में होता क्या है, इस तरीके इलाज की 100% सक्सेस रेट है और किन मरीज़ों में बोन मेरो किया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के शोबे हेमाटोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा रोशन। वेलकम है आपका यूट्यूब भारत में। थैंक यू सो मच। बोन मेरो ट्रांसप्लांट असल में होता क्या है और ये किस सूरत में किया जाता है? देखिए, जो हमारा खून बनता है वो बनता है हड्डी के अंदर, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अब वो मैरो जैसे किसी लिवर, किडनी, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती है, उस बोन मैरो की भी कुछ बीमारियां होती हैं, चाहे वो कैंसर हो या नॉन कैंसर बीमारियां हो। जब ये बोन मैरो अपना काम करना बंद कर देता है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, उसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब इस ट्रांसप्लांट के 2 तरीके होते हैं, या तो आपका अपना ही सेल हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर कीमो देते हैं और फिर आपकी ही कलेक्ट की हुई सेल्स आप में वापस डालते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। अच्छा। या तो अगर आपकी सेल्स इतनी खराब है कि वो आपको वापस नहीं दे सकते तो हम आपके मैच्ड सेल्स निकालते हैं, पहले मैचिंग करते हैं कि जो इस पेशेंट में सूट होगी, वो सेल्स एक डोनर से लेके आपको दे देते हैं, उसको बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। हर एक चीज के अपने अपने इंडिकेशंस या जिन पेशेंट्स में वो किया जाता है। अगर कैंसर है, जिसको ब्लड कैंसर बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, उसके अपने कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर कैंसर नहीं है तब भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये फैक्ट्री, ब्लड बनाने की फैक्ट्री या मैरो खत्म करता है काम करना। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो माँ के पेट से बच्चे को मिलती है, जिसमें ये एक किस्म की, जैसे कि सबको पता होगा हमारे ब्लड में 3 किस्म की सेल्स होती हैं मेनली, उसमें एक किस्म की सेल उनको जन्म से ही नहीं बनती है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, हम एक मैच डोनर लेते हैं तो उसका मैरो रिप्लेस कर देते हैं, और ये कोई सर्जरी नहीं होती है, इसमें कोई किस्म की सर्जरी नहीं होती है, प्रोसीजर है एक किस्म का, और तो हाईली कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर है। तो उसमें हम पहले पेशेंट का अपना वो पूरा मैरो खत्म कर देते हैं, फिर डोनर का मैरो उसमें बिठा देते हैं, फिर तकरीबन पहले 3 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं जब तक कि दूसरा सेल्स उसमें काम करना स्टार्ट करता है, मगर ये एक क्यूरेटिव प्रोसीजर होता है। थैलेसीमिया बहुत कॉमन है मुल्क के बाकी हिस्सों में, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में हमें ये बीमारी कम है। हमारे कुछ पॉकेट्स है जो ट्राइबल एरियाज है, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनमें है जम्मू कश्मीर की अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन। इनफैक्ट जम्मू में भी थोड़े हमसे ज़्यादा है, कश्मीर में तो कम है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर में ये बीमारी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। और हमने ऐसे और एक बच्चे को जो यहाँ का है ट्राइबल, उसको भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है थैलेसीमिया के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है वो। और सबसे पहले इनफैक्ट जो हमारे डिपार्टमेंट का दूसरा ट्रांसप्लांट था, और इससे 6 साल पहले वो एक बिहार से एक बच्चा था, वो कहीं पे भी ये अफोर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है। फिर जब उन्होंने सुना था कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, वो यहाँ पे आया, हमने उसका ट्रांसप्लांट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल। 6 साल हो गए उसको ट्रांसप्लांट को। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है कश्मीर में, चूँकि हम 1 दहाई से पहले नहीं देखते थे जी, अब देखा जा रहा है। जिस तरह से आपने थैलेसीमिया की बात की या हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं हम, या हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, क्या ये बीमारियाँ भी जो खून की है ये भी बढ़ रही है, या आपको ये लगता है कि लोग खासकर मरीज़ अवेयर हो गए हैं?
डिटेक्ट वक्त पे हो रहा है, तो ये लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। जी, तो मैं ये जो दो किस्म की बीमारी हैं, कैंसर और नॉन कैंसर, तो पहले मैं नॉन कैंसर पे आती हूँ। नॉन कैंसर पे जो ब्लड की मेनली बीमारियां हैं वो एप्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें मैरो फेलियर हो जाता है, मैरो काम करना अचानक से बंद कर देता है। उसमें भी दो किस्म होते हैं, या तो आपको जेनेटिक है या आपको बाद में हो जाता है। उसका इलाज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। उसमें मैं कहूँगी बीमारी ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही, लेकिन अब उसके डायग्नोसिस हमारे पास ज़्यादा होता है। हमारी फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई है, जैसे हमने सुना होगा जेनेटिक डायग्नोसिस के तरीके बढ़ गए हैं। पहले जो लाखों में होता था, अभी 5-10 हज़ार में हो जाता है जेनेटिक टेस्ट, जिसमें हमें पूरा पता चलता है कि कौन सी म्यूटेशन है, क्या है, किस वजह से हुआ है। तो वो अवेयरनेस बन गई, वो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ गई है। जब एक बीमारी बढ़ती है तो उसके डॉक्टर जब बढ़ते हैं तो बाकी डॉक्टर्स को वो डायग्नोसिस करना आता है, तो वो एक अवेयरनेस बढ़ गई है। तो उस वजह से डायग्नोसिस लगता है कि हमें बीमारी बढ़ गई है, लेकिन पहले ये डायग्नोसिस ही नहीं होता था। बहुत सारी बीमारियां पहले होता था पता नहीं क्या है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो इसलिए लगता है कि रिलेटिवली वो बढ़ गया है। दूसरा जो हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं, वो भी एक जेनेटिक डिजीज है। वो सिर्फ मेल्स में होती है, क्योंकि फीमेल्स उसकी सिर्फ कैरियर होती हैं। उसके इलाज इनफैक्ट बढ़ गए हैं। पहले जो वो हार्डली 30-40 साल तक जीते थे, अभी वो 40 साल का आपको ऐसा लगेगा कि उसको कोई बीमारी ही नहीं है। उसकी जो प्रोफाइलैक्टिक थेरेपीज आ गई हैं, हमारे हीमोफीलिया सेंटर में अवेलेबल है, तो उसकी वजह से उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैंसर की ओवरऑल इंसिडेंस ओवरऑल बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, डिटेक्शन बढ़ गई है। पहले बहुत सारे हमारे पास आने से पहले ही वो गुजर जाते थे, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होता था। अभी रेफरल्स बढ़ गए हैं बाहर, चाहे वो किसी भी दूर दराज डिस्पेंसरी में से बैठा हो, उसको एक बेसिक सीबीसी टेस्ट अवेलेबल है, उसको लगता है कि ये कुछ एबनॉर्मल है, वो रेफर करता है, तो डायग्नोसिस वक्त पे हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, वक्त पे डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कि 3-3, 4-4 महीने तब तक वो बचता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था किससे मर गया। तो उसकी डिटेक्शन बढ़ गया। ओवरऑल पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ गई, तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गए हैं। हाँ, और ओवरऑल बट मैलिग्नेंसी ओवरऑल अराउंड द ग्लोब ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग। अच्छा, ये बताइए कि थैलेसीमिया की जब हम बात करते हैं, या एनीमिया की बात करते हैं, या हीमोफीलिया की हम जब बात करते हैं, आपने जेनेटिक फैक्टर इसमें बोला कि बड़ा कार फरमा है इसमें, क्या बाकी वजूहात भी हैं जो इस तरह की बीमारियों को लाहक करता है इंसान में? नहीं, हेमोफीलिया और थैलेसीमिया बिल्कुल जेनेटिक ओनली है। अच्छा। उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, वो या तो माँ और बाप से ही जीन मिलता है आपको। मोरूसी बीमारी, हाँ, मोरूसी बीमारी जिसको बोलते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया उसमें है, उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड जो बहुत ज्यादा, उन सब का रोल है। अगर वो जेनेटिक नहीं है, वो दोनों किस्म की होती है प्लास्टिक, जिसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं या बोन मैरो फेलियर बोलते हैं, वो दोनों किस्म की होती है। वो जेनेटिक भी आ सकती है, वो बिना जेनेटिक्स के भी आ सकती है। तो बिना जेनेटिक्स वाले में ये जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, ऑटोइम्यून है, उन सब फैक्टर्स का रोल है। अच्छा, थैलेसीमिया अगर मोरूसी जो वजह कार फरमा है, क्या जरूरी है हर एक को हो सकता है? अगर किसी के बाप को हो खुदा ना खास्ता, या किसी की माँ को, तो उसके बच्चे को भी हो सकती है फ्यूचर में? उसमें एक्चुअली होता है कि अगर 2 में से सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बाहर चाहे आप दिल्ली जाओ, चाहे पंजाब जाओ, कोलकाता, वो सब, और क्योंकि जब मैं बाहर काम करती थी तो ये हमारे लिए एक बहुत कॉमन बीमारी होती थी। तो पहले ही जब अगर माँ और बाप में सिर्फ 2 में से एक को है, उसमें कैरियर स्टेट होती है और फिर मेजर स्टेट होती है। कैरियर स्टेट अगर आप दोनों मियाँ और बीवी दोनों कैरियर्स हैं उस जीन के, क्योंकि हर एक बीमारी के 2 जीन्स होते हैं। अगर दोनों का एक जीन खराब है तो बच्चे को 25% चांस है कि उसको मेजर आएगा। अच्छा। 75% चांस है कि या तो कैरियर होगा सिर्फ, या फिर नॉर्मल होगा, क्योंकि एक जीन माँ और बाप से आता है। अगर सिर्फ 2 में से सिर्फ एक कैरियर है तो बच्चे को कोई खतरा नहीं, वो सिर्फ कैरियर हो सकता है। शादी से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप थैलेसीमिक कैरियर हो कि नहीं हो, और अगर आप कैरियर हो तो जब आप बच्चा प्लान करोगे आपको पहले ही पता होगा कि मेरा बच्चा थैलेसीमिक तो नहीं होने वाला है। और अगर वो विदिन 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हम पेट में ही बच्चे का टेस्ट करते हैं कि थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, और उससे हम उसको पैदा होने से पहले ही बचा सकते हैं। हम उस बच्चे को टर्मिनेट करते हैं अगर वो थैलेसीमिया मेजर आ जाता है। तो बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां जो कश्मीर में भी हैं, चाहे वो ब्लड रिलेटेड हो या नॉन ब्लड रिलेटेड हो, जो जेनेटिक ओरिजिन की होती हैं, उनमें ये मस्ट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कपल है, उनका पहला बच्चा किसी जेनेटिक बीमारी की वजह से सफर कर रहा है, तो हर एक डॉक्टर का ये गोल होता है कि जो ये दूसरा बच्चा हो ये जेनेटिक बीमारी लेके पैदा ना हो, ना जूझ पाए। हाँ। जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, स्टेम सेल एक अहम रोल होता है उसका। ये स्टेम सेल असल में है क्या, और दूसरा कौन सा डोनर बन सकता है?
सो बेसिकली जो हमारा सारा खून बनता है ये बनता है स्टेम सेल से, जिसको आप एक मदर सेल कह सकते हैं, ठीक है। वही सारी ये सेल्स बनाती है, वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन सारा जो सिस्टम है ब्लड का उन्हीं से बनता है। जब उन्हीं को कुछ डिफेक्ट होता है, चाहे कैंसर हो या नॉन कैंसर बीमारी हो, तो हमारा ब्लड सिस्टम सारा फेल हो जाता है। अब साइंस की तरक्की से वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हो गया, अब हम आज तक पहुंचे कि हम इसको आराम से एक मैच्ड या इवन हाफ मैच्ड डोनर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो अब आपने कहा कि अब डोनर कौन बन सकता है, सबसे अच्छा डोनर आपका भाई या बहन हो सकता है जो आपका मैच हो। फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट ब्रदर और सिस्टर हु इज HLA बोलते हैं उसको, एक सिस्टम होता है एंटीजेंस का हमारी सेल्स पे, उसका मैच होना चाहिए। अब मैचिंग में भी डिग्रीज होती हैं, 12/12, 10 कितने एंटीजन हमने टेस्ट किए। एक भाई बहन आपसे फुल मैच हो, उसके चांसेस होते हैं 25 से 30%। फिर 25 to 30% चांस है कि आपका जो आपका सिबलिंग है वो आपका फुल मैच होगा। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर। दुनिया में बहुत सारी ऐसी रजिस्ट्रीज हैं जहां लोग वॉलंटरली देखते हैं अपना HLA डोनेट करते हैं स्टेम सेल्स, कहीं पे भी जाके किसी को जरूरत आए। जैसे कि आपने देखा होगा जो किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उनमें पहले एक बोर्ड बैठता है, फिर डोनर को कंसेंट ली जाती है, क्योंकि वो बहुत डेंजर है। किसी को किडनी देना, किसी को लिवर देना, उससे डोनर को भी काफी खतरा होता है। इसलिए उसको गवर्नमेंट बहुत रेगुलेट करती है कि इसको जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है, इसको ये तो नहीं, इसको पैसे दे के तो नहीं लिया जा रहा। उसके मुकाबले में स्टेम सेल्स क्या है, ये फ्री है, ये ब्लड देने की जगह तरह है। उसके लिए आपको कोई ये रेगुलेशन नहीं, आप कहीं पे भी जाके कहीं पे भी बैठ, इसका मतलब हर एक सेहतमंद इंसान जिस तरह से ब्लड डोनेट करता है वैसे स्टेम सेल्स भी डोनेट कर सकता है। एग्जैक्टली, हर एक हेल्दी पर्सन जो ब्लड डोनेट करता है वो अपनी स्टेम सेल्स भी डोनेट कर सकता है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने यहाँ पे वो पोलैंड के डोनर से एक बच्चे को सक्सेसफुली उसका हो गया ट्रांसप्लांट, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, जो पोलैंड का उसको पता भी नहीं है कि मेरी स्टेम सेल्स कहाँ गई, क्योंकि ये सारा व्हील रहता है, उसको नहीं पता होता है डोनर को, और उसको कोई पैसे भी नहीं मिलते हैं। ये फ्री वॉलंटरी डोनेशन होता है, जिस तरह से ब्लड हम जिसे ब्लड देते हैं। एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होता है, वर्ल्ड उसको बोलते हैं वर्ल्ड बोन मैरो डोनर रजिस्ट्री। उसमें बहुत सारे करोड़ों लोगों ने अपने HLA टेस्टिंग करवा के रखी है। तो जब कोई उसका मैच आ जाता है, आप इंटरनेट पे जाइए, अपना HLA डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कहीं पे कोई मैच है क्या। तो फिर हमें उनको लिखना पड़ता है, हमें ऐसे हैं, वो वहां से उस डोनर को कांटेक्ट करते हैं कि ऐसे आप एक पेशेंट के साथ मैच हुए हो, आप अभी दे सकते हो। कभी अगर वो बिजी होता है, कुछ होता है, या प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, उस टाइम पे नहीं दे सकते, तो वो अगर वो विलिंग है तो उसको फिर बहुत सारे टेस्ट करते हैं जो एक डोनर के लिए मस्ट होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, बाकी कुछ तो नहीं है, वो एक पैनल ऑफ टेस्ट होते हैं। और उसके बाद एवरीथिंग गोज, वहां से सेल्स कलेक्ट करके उस पेशेंट तक पहुंचाई जाती है। फैसिलिटी सिकमी सोरा में है, अगर कोई वॉलंटरी ये स्टेम सेल्स देना चाहता हो, जिस तरह से हम ब्लड देते हैं नॉर्मली जी, तो उसमें अभी क्या है, अभी हम स्टेम सेल्स लेते हैं सिर्फ रिलेटेड, मतलब अगर किसी कोई पेशेंट है, उसका भाई बहन मामा चाचा मैच हो गया, उसका हम सेल्स लेते हैं और दे देते हैं। अब अगर यहाँ का कोई वॉलंटरी डोनर किसी दूसरे अननोन पेशेंट को, उसके लिए पहले बोन मैरो वो जो WMDP वो रजिस्ट्री होती है, उसके लिए हमें वो उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। हम उसमें रजिस्टर्ड है। अगर कोई कश्मीर का पेशेंट उसमें मिलता है उनको, तो वो हमारे हॉस्पिटल को हमें कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे हमें ये कश्मीरी मिला है जो हमें फॉर एग्जांपल दिल्ली में या कलकत्ता में या किसी मुल्क में, जापान में, कहीं पे भी जरूरत है, तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे। हाँ, हम उनके सेल्स निकाल के उनको बेच सकते हैं। सेल्स पहले नहीं निकाली जाती है, पहले सिर्फ HLA टेस्टिंग होती है। अच्छा। अगर इस पेशेंट को वक्त पे सेल्स नहीं मिलेंगी तो ये मर सकता है, क्योंकि इसका अपना टोटल मैरो एब्लेट हो गया होता है वो नई सेल्स के लिए। तो ये बहुत एक रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। हमें तभी स्टार्ट करते हैं जब वो कंसेंट देते हैं, और फिर हर दिन हमें अपडेट मिलता है कि पेशेंट ठीक है, पेशेंट को चल रही है, पेशेंट की कलेक्शन हो गई, सेल डोज आ गया, सेल्स निकल गई, इस जगह पे फॉलो अप होता है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि सक्सेस रेट कितनी है अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की बात करते हैं? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की सक्सेस रेट डिपेंड करते हैं कि आपने उसको किस बीमारी के लिए लिया है, आपने डोनर कौन सा लिया है, और आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है। सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एप्लास्टिक जिसमें मैरो फेलियर हो गया, आपका भाई बहन मैच है, तो उसमें बहुत अच्छी
70-80% सक्सेस होती है। मतलब 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, आपने उसको 50% वाला मैच किया, उसमें 30-40% रहता है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि हम किस चीज़ से बचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, जिसको बीमारी कैंसर की वापस आती है, उसको ट्रांसप्लांट के बगैर समझिए 5% चांस भी नहीं होता है जिंदा रहने का, और ये ट्रांसप्लांट उसको 50-60% चांस देता है कंप्लीट कर का जिंदगी का। तो ये हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है, क्योंकि ये कोई मामूली बीमारी नहीं होती है जिससे हम लड़ रहे होते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट सक्सेस, डोनर टाइप, कंडीशन उसकी, और उसका भाई बहन मैच है जिसको सिबलिंग मैच बोलते हैं, वो सबसे अच्छा देता है, क्योंकि उसमें बाकी जो फिर जो डोनर जो सेल्स होती हैं वो बॉडी को रिकॉग्नाइज करती हैं। या जो फिर फिर अब अगर किसी के पास फुल मैच नहीं है तो उसको हाफ मैच ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको हैप्लो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो उसकी रिस्क ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फुल मैच। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया उनकी सक्सेस रेट वी आर एट पार विद आवर कंट्री फिगर्स, क्योंकि हमारा सबमिट होता है डेटा ISBMT में, और उनका हर साल रिव्यू आता है कि उनके कितने, मतलब जो बाकी सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट पार विद देम। किसी भी उम्र में किया जा सकता है या पेशेंट की कंडीशन देखकर किया जाता है? पेशेंट की कंडीशन भी देखनी होती है, एज भी देखनी होती है। जो ऑटोलॉगस जिसमें मैंने कहा आपको कि उसकी अपनी ही सेल्स उसको वापस दी जाती है कीमो दे के, तो वो अप टू 70 ईयर्स किया जाता है। अभी जो दूसरा डोनर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, इसमें बहुत सारी और चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें यूजुअली हम अक्रॉस द कंट्री अराउंड 60-65 तक यूजुअली, हमने भी यहाँ पे 63, 62, 60 ऐसे किए हैं, बट बियॉन्ड दैट पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? मेल ज़्यादा आते हैं इस बीमारी को लेकर या फीमेल? दोनों आते हैं, मगर ट्रांसप्लांट यूजुअली मेल्स का ज़्यादा होता है, जो कि हर जगह है, क्योंकि यहाँ पे वो जेंडर एक बायस होता है। लड़की है तो ठीक है, लड़का है तो ज़्यादा प्रेशस है, जो कि हर आप किडनी ट्रांसप्लांट को ले लीजिए, वहाँ भी अभी स्टडी आई कि 78% आर रिसिपिएंट्स, तो सिर्फ 23% फीमेल्स रेसिपिएंट्स है किडनी में। ऐसे भी वी हैव नॉट एनालाइज्ड अवर डेटा, बट आई कैन श्योरली टेल यू कि मेल्स आर मोर गिवन मेडिकल केयर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। यस, बीमारी तो होती हैं दोनों में ऑलमोस्ट बराबर ही, बट मोर मेल्स। मगर जिंदगी हर एक की है। हाँ, वो है वो हमारे लोगों को समझना है, वो सोसाइटी को एज अ होल समझना है। जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, सिकमिल सोरा में किस तरह की फैसिलिटीज़ है इन पेशेंट्स को जब हम देखते हैं? जी, तो जब एक्चुअली हमने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया यहाँ पे, तो हमारे पास सिर्फ 2 बेड थे ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब हमने स्टार्ट किया तो सिर्फ 2 पेशेंट्स थे। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि देखिए ये लिस्ट इतनी लंबी है, बेड सिर्फ 2 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी सपोर्टिव जब उन्होंने देखा, और हमें 5 बेड्स मिल गए। इस वक्त जो 5 बेड्स हैं, इस वक्त वी हैव 5 बेड्स जो ट्रांसप्लांट। तो इसका मतलब है कि 5 पेशेंट्स का एट अ टाइम प्रोसीजर किया जा सकता है? जी, एट अ टाइम। हम इनफैक्ट अभी भी 5 पेशेंट्स एडमिट हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है। क्या आपके एतबार से सफिशिएंट है 5 बेड्स अभी? मुझे लगता है कि नहीं, ऑब्वियसली सफिशिएंट तो नहीं है, हमें और बेड चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है एक बार वो अगर ट्रांसप्लांट हो भी जाता है तब भी उनको फिर केयर की ज़रूरत होती है। मतलब वो आते रहते हैं हॉस्पिटल, एडमिशन होता रहता है उनका पहले 3 महीने में, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 6 दिन, जब तक ग्राफ्ट स्टेबल होता है। तो उसके लिए मुझे लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस पहले 3 महीने में तो आप देखें हमारे पेशेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक बार जब उनका ये सारा खत्म हो जाता है तो उनको यकीन ही नहीं आता है कि वो ठीक हो गए। आखिर पर आपकी मैसेज जाना चाहेंगे? तो मेरी मैसेज सबसे पहले ये है कि अपने भाई बहन के लिए HLA मैचिंग करा लीजिए, क्योंकि मैं कश्मीर में मैंने देखा कि हम तो यहाँ तो ब्लड देने से भी डरते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है। मतलब हमने 3 साल के बच्चे को डोनर लिया है, तो यहाँ 30 साल का भाई बोलता है नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। वो तो बाद में देखेंगे कि आप मैच होगी, वो तो टेस्ट ही नहीं कराते। बहुत सारे क्या है, बहन डोनर होती है कि उसका हस्बैंड बोलता है नहीं ये बहन को नहीं देगी सेल्स। भाई क्यों नहीं देगी? मतलब यहाँ एक पोलैंड का बैठा इंसान यहाँ हमारे पेशेंट को देके सेल्स दे रहा है, और आप अपनी बहन या भाई को सेल्स नहीं दे रहे हो। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, डोनर को कुछ नहीं होता, ठीक है? तो डोनर सेटिस्फाई रहे। आप हमारे वेडनेसडे को हमारा ट्रांसप्लांट OPD होता है, आप जाइए, आप वहाँ देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने डोनेट किया अपने भाई बहनों के लिए, और वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपके भाई बहन जिसको भी आपको बोल रहा है डॉक्टर आप कर लो मैचिंग टेस्ट, आप प्लीज़ कर लीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। बहरहाल आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और ET भारत से बात की, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू।